नमस्कार। आज हम एक काफ़ी संवेदनशील लेकिन ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। देखिए, अदालती मामले, खासकर ये जो पारिवारिक झगड़े होते हैं, इनमें तनाव बहुत बढ़ जाता है। और कभी-कभी तो हालत ऐसी हो जाती है कि दूसरा पक्ष आपको अदालत के अंदर, बाहर या शायद रास्ते में ही उकसाने लगे, धमकाने लगे या खबरों में तो यहाँ तक आता है कि हमला करने की कोशिश करे। ये गंभीर बात है। तो हमारे पास इसी मुश्किल हालात से निपटने के लिए एक दस्तावेज है। इसका नाम है न्यायालयीन विवादों में सुरक्षा और साक्ष्य संग्रह रणनीति। बेसिकली ये एक तरह की गाइडलाइन है कि ऐसे में खुद को कैसे बचाएं और क्या करें। हाँ, और देखिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी जो घटनाएं होती हैं ना, ये अक्सर अचानक से नहीं होती। जैसा स्रोत में भी लिखा है, कई बार ये एक प्लान का हिस्सा होती हैं। मकसद क्या होता है? आपको गुस्सा दिलाना, मतलब आपको प्रोवोक करना, ताकि आप कुछ रिएक्ट करें और फिर उसी रिएक्शन को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। स्रोत में एक उदाहरण भी दिया है जहाँ कोर्ट हियरिंग के बाद पत्नी ने पति पर ही हमला कर दिया, हंगामा किया और फिर उल्टा पति के खिलाफ एफआईआर लिखवा दी। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना पेचीदा हो सकता है। जाने इनसे न सिर्फ अपनी सुरक्षा हो सकती है, बल्कि सबूत कैसे जुटाएं और हमलावर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कैसे करें, यह भी पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बचाव की। मतलब ऐसी नौबत ही ना आए, इसकी क्या कोशिश हो सकती है। दस्तावेज का पहला जोर इसी पर है कि भाई जितना हो सके टकराव से बचो। जैसे अगर आपको अंदाजा है कि विरोधी पक्ष अदालत में या बाहर किसी कोने में झगड़ा करने के मूड से खड़ा है, तो शायद वो रास्ता ही बदल देना चाहिए। यही है ना? हाँ बिल्कुल, उस जगह से बचना चाहिए। सुनने में तो आसान लगता है, पर उस वक्त तनाव में शायद मुश्किल हो। लेकिन ये एक बहुत ज़रूरी एहतियात है। दस्तावेज ये भी कहता है कि जैसे ही कोर्ट की तारीख खत्म हो, फौरन वहां से न निकलें। थोड़ा रुक जाएं, शायद अपने वकील के चैम्बर में बैठ जाएं कुछ देर, या फिर बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता लें। मतलब जो रास्ता वो सोच रहे होंगे वो नहीं। हाँ, ताकि उनको अंदाजा ना लगे। हाँ, मकसद यही है कि उनके जाल में ना फंसे। और एक और बात, वो जो अकेले में मिलने बुलाने वाली बात है, दस्तावेज इस पर तो बिल्कुल साफ है। जी। अगर दूसरा पक्ष, चाहे पति हो या पत्नी, ये कहे कि चलो केस खत्म करते हैं या चलो बात कर लेते हैं, और कहीं अकेले में मिलने को कहे, तो बिल्कुल मना कर देना है, सख्ती से। हाँ, हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, दस्तावेज का तर्क ये है कि जब मामला एक बार कोर्ट, कचहरी या पुलिस तक पहुंच गया, तो फिर आमने सामने की सीधी बातचीत का कोई मतलब नहीं। सारी बातचीत अब वकीलों के जरिए ही होनी चाहिए। यही तरीका है। वो अपने वकील को बताएंगे, उनका वकील आपके वकील से बात करेगा, आपका वकील आपसे पूछेगा, फिर जवाब देगा। सीधे मिलने में क्या है, एक तो प्रक्रिया टूटती है, दूसरा आप एक असुरक्षित स्थिति में आ जाते हैं। हो सकता है कोई झूठा इल्जाम लगा दे या कोई झगड़ा हो जाए, तो बचना ही बेहतर है। ये तो हुई बचाव की बातें। पर मान लीजिए सारी सावधानी रखी, फिर भी टकराव हो ही गया, कोई रास्ते में मिल गया, चिल्लाने लगा या धक्का मुक्की की नौबत आ गई, तब क्या? दस्तावेज कहता है सबसे पहली चीज शांत रहें। ये कहना बहुत आसान है। हाँ, मुश्किल तो है, यकीनन मुश्किल है, पर दस्तावेज इसीलिए इस पर इतना जोर दे रहा है क्योंकि अगर आप शांत रहेंगे तभी आप आगे के कदम सोच पाएंगे, उठा पाएंगे। घबराहट में या गुस्से में सही फैसला लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। शांत रहने का मतलब ये नहीं कि आप डर गए, बल्कि ये कि आप दिमागी तौर पर तैयार हैं सिचुएशन संभालने के लिए। और स्रोत का अगला सुझाव क्या है? अगर मुमकिन है तो फौरन अपने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दें। हाँ, वीडियो। ये तो आजकल सबसे बड़ा सबूत है। और साथ ही दस्तावेज कहता है कि तुरंत पुलिस को बुलाएं। भारत में इमरजेंसी नंबर 112 डायल करने को कहा गया है। बिल्कुल, पुलिस को तुरंत बताना जरूरी है। एक तो वो आकर सिचुएशन संभालेंगे, दूसरा घटना का एक ऑफिशियल रिकॉर्ड बन जाएगा। इसके अलावा दस्तावेज एक और बहुत महत्वपूर्ण कदम बताता है, वो है ऑनलाइन शिकायत, जैसे सीएम हेल्पलाइन पोर्टल या पुलिस के अपने ऑनलाइन पोर्टल पर। अच्छा, उसका क्या फायदा? मौके पर पुलिस बुलाने से अलग? फायदा ये है कि आपकी शिकायत तुरंत सिस्टम में रजिस्टर हो जाती है, एक टाइम स्टैम्प के साथ। ये बाद में बहुत काम आता है। मान लीजिए लोकल पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखने में देर हो रही है या कोई आनाकानी हो रही है, तो आपके पास ये रिकॉर्ड रहता है कि आपने तुरंत शिकायत की थी। अच्छा, तो ये तत्काल कदम हो गए, शांत रहना, रिकॉर्ड करना, पुलिस बुलाना और ऑनलाइन शिकायत। जी। ये मौके पर तो मदद करते ही हैं, आगे की कानूनी लड़ाई की नींव भी रख देते हैं। अब आते हैं सबूत इकट्ठा करने के थोड़े और तरीकों पर। मुझे लगता है ये दस्तावेज का काफी अहम हिस्सा है।
इसमें कहा गया है कि अगर मारपीट या झगड़ा हो रहा है तो आसपास जो लोग हैं उनसे मदद मांगे। हाँ, ये बहुत अच्छी रणनीति है। अक्सर ऐसी घटनाएं पब्लिक प्लेस में होती है ना? तो दस्तावेज कहता है कि आप जोर से चिल्लाकर लोगों का ध्यान खींचें। उनसे कहें कि प्लीज वीडियो बना लीजिए या पुलिस को फोन कर दीजिए। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो आपको मदद मिल सकती है, दूसरा अगर कोई तीसरा निष्पक्ष व्यक्ति वीडियो बनाता है या गवाही देता है तो उसकी बात का वजन ज्यादा होता है कोर्ट में, उसे ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। ये बात सही है। और तकनीक के इस्तेमाल पर भी जोर है। कुछ दिलचस्प सुझाव हैं, जैसे अपने बैग में या शायद शर्ट में एक छोटा छुपा हुआ कैमरा, मतलब हिडन कैमरा लगा के रखना। क्या ये वाकई प्रैक्टिकल है? देखिए, दस्तावेज इसे एक एहतियाती उपाय के तौर पर बताता है। मतलब अगर आपको बहुत ज्यादा डर है कि कुछ हो सकता है तो ये एक ऑप्शन है, ताकि अगर अचानक कुछ हो तो रिकॉर्ड हो जाए। शायद सबके लिए संभव ना हो, पर जिन्हें ज्यादा खतरा लगता है वो सोच सकते हैं। इससे ज्यादा प्रैक्टिकल और शायद सबके लिए ज्यादा उपयोगी सलाह है गाड़ी में डैश कैम लगवाने की। हाँ, डैश कैम। ये तो आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं। दस्तावेज में खासतौर पे ट्रिपल व्यू डैश कैम का जिक्र है। ये क्या चीज है? ट्रिपल व्यू मतलब जो 3 तरफ रिकॉर्ड करे। गाड़ी के आगे का रास्ता, गाड़ी के पीछे का और सबसे जरूरी गाड़ी के अंदर का कैबिन। अंदर का भी? हाँ, अंदर का भी। दस्तावेज के हिसाब से इसकी कीमत कोई 3000 से 5000 रुपए तक हो सकती है। अब ये महंगा लग सकता है, पर सोचिए अगर कोई आपकी गाड़ी रोके, शीशे पर मारे, आपको धमकाए, तो ये कैमरा सब रिकॉर्ड कर लेगा। उनकी शक्ल, उनकी आवाज, उनकी हरकतें, ये बहुत मजबूत सबूत बनता है। वाह, ये कैबिन के अंदर रिकॉर्डिंग वाली बात तो कमाल की है। अच्छा, एक सिचुएशन सोचिए, आप अपनी गाड़ी में हैं और कोई बाहर से हमला कर रहा है, शायद गाड़ी को ठोक रहा है, शीशे पे मार रहा है। ऐसे में क्या करें? यहाँ दस्तावेज बिल्कुल साफ कहता है, गाड़ी से बाहर बिल्कुल ना निकले, चाहे गाड़ी को कितना ही नुकसान क्यों ना हो रहा हो। अच्छा। हाँ, अंदर रहना ज्यादा सेफ है। बाहर निकलेंगे तो सीधा हमला हो सकता है आप पर, या बात और बिगड़ सकती है। अंदर रहें, दरवाजे लॉक रखें और लगातार रिकॉर्डिंग करते रहें और पुलिस का इंतजार करें। आपकी जान ज्यादा कीमती है, गाड़ी का नुकसान बाद में देखा जाएगा, उसका क्लेम भी हो सकता है। ये बहुत बहुत जरूरी बात है सुरक्षा के लिहाज से। अच्छा, सबूत रिकॉर्ड तो कर लिया, पर मान लीजिए हमलावर ने फोन ही छीन लिया या तोड़ दिया, फिर तो सब गया। इसका भी कोई हल है? हाँ, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। दस्तावेज कहता है कि जैसे ही आप रिकॉर्डिंग शुरू करें ना, कोशिश करें कि छोटे छोटे क्लिप्स बनाएं 1-2 मिनट के और फौरन किसी भरोसेमंद व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दें, जैसे फैमिली का ग्रुप हो या दोस्तों का। अच्छा, ताकि कॉपी बन जाए। हाँ, कॉपी बन जाए और दूसरों तक पहुंच जाए। या फिर अगर नेट चल रहा है और संभव है तो फेसबुक या यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दें। लाइव स्ट्रीमिंग मतलब घटना होते होते ही दुनिया देखे। हाँ, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि वीडियो रियल टाइम में आपके फोन से निकलकर क्लाउड पर सेव हो जाता है। अगर बाद में आपका फोन छिन भी गया या तोड़ दिया गया या डेटा डिलीट कर दिया, तब भी वो रिकॉर्डिंग सुरक्षित है, वो डिलीट नहीं हो सकती। अरे वाह, ये तो एक तरह का डिजिटल इंश्योरेंस हो गया सबूत का। बिल्कुल, यूं समझ लीजिए, व्हाट्सएप पर भेजने से भी कॉपी सुरक्षित हो जाती है। तो ये दिखाता है कि दस्तावेज सिर्फ घटना से निपटने पर नहीं, बल्कि सबूतों को हर हाल में बचाने पर भी फोकस कर रहा है। ठीक है, तो घटना हुई, शांत रहे, रिकॉर्ड किया, पुलिस बुलाई, ऑनलाइन शिकायत की, सबूत भी जैसे तैसे बचा लिए। अब आगे क्या? कानूनी रास्ता क्या है? दस्तावेज कहता है पहला कदम है पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज कराना। जी हाँ, एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ये किसी भी संज्ञेय अपराध की पहली औपचारिक शिकायत होती है। आपने जो भी सबूत इकट्ठे किए हैं, वीडियो, गवाहों के नाम, अगर चोट लगी है तो मेडिकल रिपोर्ट, ये सब एफआईआर का आधार बनेंगे। लेकिन दस्तावेज ये भी मानता है, और हम सब जानते हैं, कि कई बार पुलिस एफआईआर लिखने में आनाकानी करती है या ठीक से जांच नहीं करती, खासकर जब मामला पति पत्नी के झगड़े का हो। हाँ, ये शिकायत तो आम है। तो अगर पुलिस सुने ही नहीं तो क्या करें? सब खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर दस्तावेज एक बहुत जरूरी कानूनी रास्ता बताता है। वो है वकील के जरिए सीधे अदालत में निजी परिवाद यानी प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करना। निजी परिवाद, ये क्या होता है? इसका मतलब है आप पुलिस के पास न जाकर अपनी शिकायत सीधे मजिस्ट्रेट के सामने रखते हैं। आप अपने वकील के जरिए कोर्ट को बताते हैं कि क्या हुआ, ये रहे सबूत, ये रहे गवाह। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ, पहली नजर में मामला बनता है, तो वो या तो पुलिस को जांच का ऑर्डर दे सकते हैं या फिर सीधे आरोपी को समन भेज सकते हैं कि आओ जवाब दो। अच्छा,
तो ये पुलिस पर निर्भरता कम करने का एक तरीका है, एक पैरेलल रास्ता है नया पाने का। ये जानकारी तो बहुत लोगों के काम आ सकती है। पर एक और सवाल है, मान लीजिए उस वक्त इतनी घबराहट थी या भगदड़ मच गई कि आप कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए, ना वीडियो ना ऑडियो, तब क्या क्या फिर कुछ नहीं हो सकता? नहीं, दस्तावेज कहता है कि तब भी हिम्मत नहीं हारनी है, कोशिश करनी है। सलाह ये है कि घटना के 2-3 दिन बाद जब माहौल थोड़ा शांत हो जाए, आप वापस उसी जगह पर जाएं। वहां आसपास के दुकानदार होंगे, ऑफिस होंगे, घर होंगे। उनसे पूछें कि क्या किसी ने उस दिन वो घटना देखी थी, क्या किसी के सीसीटीवी कैमरे में कुछ आया होगा, या कोई राहगीर था जिसने शायद अपने मोबाइल से वीडियो बनाया हो सकता है आपको कोई ऐसा गवाह या सबूत मिल जाए जो आपने खुद रिकॉर्ड नहीं किया था। ये भी एक जरूरी कोशिश है, मतलब हाथ पांव मारते रहना है, छोड़ना नहीं है। अब एक बुनियादी सवाल पर आते हैं, इतनी सब मगजमारी क्यों करें? क्या इन छोटी मोटी झड़पों को, कहासुनी को, धमकियों को इग्नोर नहीं कर सकते? छोड़ो यार, आगे बढ़ो, ऐसा नहीं सोच सकते? दस्तावेज इसका बहुत साफ जवाब देता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इन घटनाओं को नजरअंदाज करना या कानूनी कार्रवाई न करना बहुत खतरनाक हो सकता है। क्यों? चेतावनी देता है कि आपकी ये चुप्पी भविष्य में और ज्यादा गंभीर हमलों को दावत दे सकती है। इसलिए हर घटना, चाहे वो आपको छोटी लगे या बड़ी, उसे गंभीरता से लेना और उसके खिलाफ कानूनी कदम उठाना, ये सिर्फ न्याय के लिए जरूरी नहीं है, ये आपके अपनी आगे की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। ये एक मैसेज भेजता है कि आप चुप नहीं बैठेंगे। ये बात तो समझ में आती है कि चुप रहने से सामने वाले की हिम्मत बढ़ेगी, लेकिन क्या इन घटनाओं का मतलब, ये जो एफआईआर हुई या शिकायतें हुई, इनका कोई और कानूनी फायदा भी है? जैसे क्या ये आपके मेन केस, मान लीजिए तलाक का केस चल रहा है या बच्चों की कस्टडी का, उसमें भी कुछ मदद कर सकती हैं? हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर ये दस्तावेज कुछ बहुत महत्वपूर्ण लॉन्ग टर्म रणनीतियों के बारे में बताता है। ये दिखाता है कि कैसे इन बुरी घटनाओं को भी अपनी कानूनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 2 मुख्य रणनीतियां बताई गई हैं। पहली है केस ट्रांसफर। केस ट्रांसफर मतलब ये कि अगर किसी व्यक्ति पर, मान लीजिए पति पर, पत्नी या उसके घर वाले बार बार हमले कर रहे हैं या गंभीर धमकियां दे रहे हैं, तो वो व्यक्ति अपनी जान का खतरा बताकर एक एप्लीकेशन दे सकता है। ये एप्लीकेशन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दी जाती है और इसमें मांग की जाती है कि मेरे जितने भी केस चल रहे हैं, तलाक, मेंटेनेंस, कस्टडी वगैरह, वो सभी शहर या इस कोर्ट से हटाकर किसी दूसरी ज्यादा सुरक्षित जगह की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिए जाएं। और ये जो बार बार हमले हुए हैं, इनकी एफआईआर, वीडियो, शिकायतें, ये सब उस एप्लीकेशन का मजबूत आधार बनती हैं। और क्या ऐसा होता है ट्रांसफर? इसका असर क्या होता है? दस्तावेज के मुताबिक अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ, जान का खतरा सच में है और उसके सबूत भी हैं, तो अदालतें ऐसे ट्रांसफर एप्लीकेशन मान लेती हैं। इसका सीधा फायदा ये है कि आपको एक सेफ माहौल मिलता है अपना केस लड़ने के लिए, और दूसरा, ये हमलावर पक्ष पर भी दबाव बनाता है कि देखो, तुम्हारी इन हरकतों के नतीजे हो रहे हैं। अब उनको केस लड़ने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ेगा, जो उनके लिए मुश्किल हो सकता है। ये तो सुरक्षा के लिहाज से बहुत कारगर रणनीति लग रही है। और दूसरी रणनीति क्या बताइए? दूसरी रणनीति सीधे तौर पर तलाक के मामलों से जुड़ती है। देखिए, भारतीय कानून में क्रूअल्टी यानी क्रूरता तलाक का एक बड़ा आधार है। दस्तावेज कहता है कि अगर पत्नी अपने पति पर बार बार फिजिकल अटैक करती है, गालियां देती है या पब्लिक में बेइज्जत करती है, तो ये सब क्रूरता के दायरे में आता है। तो पति इन सभी घटनाओं के सबूत इकट्ठे करके एफआईआर, मेडिकल रिपोर्ट, वीडियो, गवाह, इन सब को आधार बनाकर क्रूरता के ग्राउंड पर तलाक की अर्जी दे सकता है। और क्या इस बेसिस पर तलाक मिलना आसान हो जाता है? दस्तावेज क्या कहता है इस बारे में? दस्तावेज का तर्क है कि हाँ, क्योंकि बार बार होने वाले शारीरिक हमले क्रूरता का बहुत मजबूत और साफ सबूत होते हैं। ये दिखाते हैं कि साथ रहना सिर्फ दिमागी तौर पर मुश्किल नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से खतरनाक भी है। अदालतें ऐसे मामलों को गंभीरता से लेती हैं, इसलिए क्रूरता के इस ठोस आधार पर फाइल किए गए तलाक के केस में सफलता की उम्मीद बढ़ जाती है। दस्तावेज ये भी इशारा करता है कि शायद ऐसे मामलों का ट्रांसफर भी कम होता है, क्योंकि क्रूरता तो वहीं साबित करनी होगी जहां वो हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमले या झगड़े जो अपने आप में इतने बुरे हैं, उन्हें भी एक तरह से अपनी लीगल पोजीशन मजबूत करने के लिए यूज किया जा सकता है। ये एक दिलचस्प पहलू है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कानूनी लड़ाई में हर चीज, हर सबूत मायने रखता है। और अंत में दस्तावेज एक सबसे जरूरी सलाह दोहराता है, इन सभी सिचुएशंस में हर कदम पर अपने वकील से सलाह लेना और उनके साथ लगातार टच में रहना बहुत जरूरी है।
वकील ही आपकी खास स्थिति को समझकर सही कानूनी रास्ता बता सकते हैं और ये पक्का कर सकते हैं कि आपके अधिकारों की पूरी रक्षा हो। बिना कानूनी सलाह के कुछ भी करना रिस्की हो सकता है। तो इस पूरी चर्चा से जो बात उभर कर आ रही है वो ये है कि अदालती कार्रवाई के दौरान ये जो टकराव का डर है, ये एक गंभीर मुद्दा है। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि दस्तावेज सिर्फ बचाव नहीं सिखा रहा, बल्कि ये एक पूरी सोच बदलने की बात कर रहा है। आप सिर्फ विक्टिम नहीं है, आप एक सक्रिय रणनीतिकार बन सकते हैं। तैयारी, जैसे झगड़े वाली जगहों से बचना, अकेले मिलने से साफ मना करना, ये सब उस रणनीति का पहला हिस्सा है। हाँ, और अगर टकराव हो ही जाए तो फिर शांत रहना सबसे जरूरी। उसके बाद सबूत इकट्ठा करने पर पूरा फोकस, चाहे वो हिडन कैमरा हो, डैश कैम हो, आसपास के लोगों की मदद हो, या वो तुरंत ऑनलाइन शिकायत वाली बात हो। ये सब उस वक्त शायद मुश्किल लगे, पर यही चीजें बाद में आपकी कानूनी लड़ाई की बुनियाद बनती हैं। और फिर एफआईआर या प्राइवेट कंप्लेंट जैसे कदम उठाना वो अगला जरूरी चरण है। सही कहा। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इन घटनाओं को नजरअंदाज करने का मतलब है खुद को और ज्यादा खतरे में डालना। हर घटना को कानूनी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे न सिर्फ आपको न्याय मिलने की उम्मीद बनती है, बल्कि ये आगे के लिए एक डिटेरेंट, एक रोक का भी काम करता है। और जैसा हमने देखा, ये घटनाएं आपके मेन केस जैसे तलाक या केस ट्रांसफर, इनको भी मजबूती दे सकती हैं, जिसकी शायद आपने उम्मीद भी न की हो। तो इसका कुल मतलब क्या निकला? मतलब ये कि भले ही ये पारिवारिक विवादों का रास्ता मुश्किल हो, कभी-कभी डरावना भी हो, लेकिन सही जानकारी, सही तकनीक का इस्तेमाल और एक्सपर्ट कानूनी सलाह, इनके साथ इन मुश्किलों का सामना किया जा सकता है। ये तैयारी आपको कानूनी तौर पर तो मजबूत करती ही है, शायद दिमागी तौर पर भी हिम्मत देती है कि आप अकेले या असहाय नहीं हैं, आपके पास रास्ते हैं। अंत में एक सोचने वाली बात छोड़ते हैं। ये दस्तावेज कानूनी और तकनीकी रणनीतियों पर तो बहुत अच्छे से फोकस करता है, कैसे बचें, कैसे सबूत जुटाएं, कैसे केस करें। लेकिन इन तनाव भरी, अपमानजनक और कभी-कभी हिंसक घटनाओं का सामना करने वाले व्यक्ति पर जो गहरा मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक असर पड़ता है, उसका क्या? उस डर, उस गुस्से, उस चिंता से कैसे निपटा जाए? अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे ठीक रखा जाए? ये एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर शायद अलग से सोचने और तैयारी करने की ज़रूरत है, जो शायद कानूनी दांवपेच से भी ज़्यादा ज़रूरी हो।